लगता है बाकी लोग जो बचे हुए हैं वो लेट आएंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, स्टार्ट कर दीजिए। यस सर। अच्छा, तो इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। सबसे पहली चीज हमें पता लगाने के लिए कि प्लूरल इफ्यूजन है या नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट और इजीएस्ट टूल कौन सी है, वो है एक्सरे चेस्ट पीए व्यू। एक्सरे चेस्ट पीए व्यू यानी पोस्टेरो एंटेरियर व्यू। इसमें एक्सरे चेस्ट में अमूमन तभी पता चलता है जब कभी भी मोर देन 300 ml ऑफ फ्लूइड होता है। एक्सरे चेस्ट में तभी पता चलता है जब अमूमन मोर देन 300 ml ऑफ फ्लूइड होता है। अगर लेस देन 300 ml ऑफ फ्लूइड हो, अगर लेस देन 300 ml ऑफ फ्लूइड हो, तो पीए व्यू में ना पता चलते हम लैटरल डेकुबिटस पोजीशन में पता कर सकते हैं। लैटरल डेकुबिटस पोजीशन में हम पता कर सकते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ग्रेडियंट की वजह से नीचे की तरफ फ्लूइड बैठ जाता है, जिससे जो है हमें नीचे दिखता है कि वाइट कलर का हाइपोडेंस एरिया दिखता है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सरे चेस्ट पीए व्यू, एक्सरे चेस्ट पीए व्यू में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि अगर मोर देन 300 ml ऑफ फ्लूइड होगा तो पोस्टेरो एंटेरियर एस्पेक्ट में दिखेगा। अगर लेस देन 300 ml है और फिर भी आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको प्लूरल इफ्यूजन है, जो कि पोस्टेरो एंटेरियर व्यू में नहीं दिख रहा है, तो वैसी सूरत में आपको लैटरल डेकुबिटस पोजीशन में जाना होगा। तो लैटरल डेकुबिटस पोजीशन से हमें ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट हमें दिख सकता है, ठीक है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि लैटरल डेकुबिटस पोजीशन में भी लेस देन 300 ml ऑफ फ्लूइड दिख ही जाए, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज एक्सरे में बात आती है कि क्या फाइंडिंग लेंगे। तो जिस साइड अफेक्टेड होगा, जिस साइड अफेक्टेड होगा अमूमनतः पोस्टेरो एंटेरियर व्यू जो एक्सरे करते हैं उसमें क्या कहते हैं हम कि इरेक्ट पोजीशन में मरीज को रखते हैं। अमूमनतः ज्यादातर केसेस में इरेक्ट पोजीशन में रखते हैं अगर पेशेंट बेड रिडन नहीं है तो। अगर पेशेंट हमारा बेड रिडन नहीं है तो इरेक्ट पोजीशन में रखते हैं। तो वैसी सूरत में क्या होता है कि जब फ्लूइड आता है तो फ्लूइड की वजह से जो हमारा कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है, जो हमारा कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है वो ब्लंट हो जाता है। नॉर्मली कॉस्टोफ्रेनिक एंगल इस तरह से एंगल बनाता है, इस तरह से एंगल ट्रायंगल बनाता है। कॉस्टोफ्रेनिक एंगल दिख रहा है ना? यस सर। कॉस्टोफ्रेनिक एंगल बनाता है, लेकिन ये क्या होगा कि ये एंगल जो है सबसाइड करके
ऐसे हो जाएगा, पूरा पूरा इस तरह से हो जाएगा, एंगल इस तरह से सब साइड ब्लंट हो जाता है, और एंगल ब्लंट होने की वजह जो है वो फ्लूइड होते हैं। इसके अलावा व्हाइट कलर का हाइपोडेंस मिलता है, जिसमें अमूमनतः जो है कोई पैरेन्काइमा दिखता नहीं है। ठीक है। थर्ड चीज है कि जब कभी भी हेमोथोरेक्स होगा, जब कभी भी हेमोथोरेक्स होगा, वैसी सूरत में जो है एक जैसा डेंसिटी जो है उसकी हाइपोडेंसिटी पूरी तौर पे एक जैसा हो जाएगा, जबकि अगर प्लूरल फ्लूइड यानी कि ये है हाइड्रोथोरेक्स है, तो वैसी सूरत में क्या होगा कि रिब्स वगैरह दिखेंगे भी, रिब्स वगैरह दिखेंगे भी। वहीं हेमोथोरेक्स होगा तो पूरा एकदम फ्लैट वाइट हाइपोटेंस हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये डिफरेंशिएट करने के लिए काफी है कि अगर रिब्स भी नहीं दिख रहे, मतलब क्लियर है कि इसको हेमोथोरेक्स है। अगर रिब्स भी नहीं दिख पा रहे हैं, जितना पार्ट अफेक्टेड है, जितने पार्ट तक फ्लूइड है, उतने पार्ट रिब्स भी अगर नहीं दिख रहे हैं, तो वैसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ये हेमोथोरेक्स है, हाइड्रोथोरेक्स नहीं है। वहीं अगर हाइड्रोनीमोथोरेक्स है, वहीं अगर हाइड्रोनीमोथोरेक्स है, हाइड्रोनीमोथोरेक्स होने के नतीजे में जो हमारा सीपी एंगल होगा, या ये कह लीजिए कि जो डायफ्राग्मेटिक बॉर्डर होता है, डायफ्राग्मेटिक बॉर्डर जो है अमूमनतः क्या होता है कि आर्च शेप में होता है, अमूमनतः आर्च शेप में होता है, लेकिन वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट 180 डिग्री का लाइन बना लेगा, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट 180 डिग्री का लाइनिंग बना लेगा, अगर आपका मरीज हाइड्रोनीमोथोरेक्स का हो तो। अगर आपका मरीज हाइड्रोनीमोथोरेक्स का है, तो वैसी सूरत में जो हमारा डायफ्राग्मेटिक बॉर्डर है, अपर बॉर्डर है, वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट 180 डिग्री का लाइन बना लेगा, एक स्ट्रेट लाइन बना लेगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा, और क्या देख सकते हैं हम एक्सरे में, एक्सरे में देखते हैं कि ट्रैकिया शिफ्टेड है कि नहीं, ट्रैकिया शिफ्टेड है कि नहीं। अगर प्लूरल फ्यूजन है तो ट्रैकिया शिफ्टेड है कि नहीं। अमूमनतः लेस देन 1500 ml में, लेस देन, सबिहा नाज आपका, आपने हैंड रेज किया, आपका कोई क्वेश्चन है? सबिहा नाज, रोल नंबर 36, सबिहा नाज। आई थिंक नो। सो तो बात कर रहे थे कि अगर लेस देन 1500 ml ऑफ फ्लूइड है प्लूरल फ्यूजन का, तो वैसी सूरत में हमारा ट्रैकिया शिफ्ट नहीं करता है। ट्रैकिया अमूमनतः क्या होता है कि जिस साइड प्लूरल फ्लूइड होगा उसके अपोजिट साइड शिफ्ट करता है। अमूमनतः क्या होता है कि जिस साइड प्लूरल फ्लूइड होगा उसके अपोजिट साइड शिफ्ट करता है। क्यों? उसके पीछे वजह है कि अमूमनतः जो हमारा लंग्स पैरेन्काइमा है, ये एयर सैक्स है, एयर सैक्स है, जिसकी वजह से ये हल्का होता है। जब तो हल्का होता है तो दोनों साइड इक्वली है, तो ये हमारा ट्रैकिया को सेंटर पे बनाए रखता है। लेकिन अगर इस साइड फ्लूइड आ गया, हेमीथोरेक्स हो गया, किसी को मैसिव फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो गया, नतीजा क्या होगा? इस साइड वेटेड हो जाएगा। इस साइड वेटेड होने की वजह से जो हमारा ट्रैकिया होगा उसको अपोजिट साइड पुश करेगा, उसको अपोजिट साइड पुश करेगा। तो ये हम देखते हैं कि 3-4 चीजें हमें एक्सरे में मिलता है। एक्सरे के अलावा हम और क्या चीज, किन चीजों से पता लगा सकते हैं कि प्लूरल फ्लूइड है या नहीं है? तो अल्ट्रासाउंड ऑफ थोरेक्स और इवन अपर एब्डोमेन, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ थोरेक्स और अपर एब्डोमेन,
ओके, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ थोरेक्स और अपर एब्डोमेन से भी हम पता लगा सकते हैं कि प्लूरल फ्लूइड है या नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें कि और किन चीजों से पता लगा सकते हैं, तो HRCT ऑफ थोरेक्स, HRCT ऑफ थोरेक्स। हिदायतुल्लाह, जी सर। HRCT क्या होता है? हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन। तो HRCT ऑफ थोरेक्स से हम पता कर सकते हैं कि प्लूरल फ्लूइड है कि नहीं है। तो ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि प्लूरल फ्लूइड है या नहीं है। और फिर प्लूरल फ्लूइड का एग्जामिनेशन के लिए वो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि प्लूरल फ्लूइड का ये चीजें तो बता दिया है कि क्या क्या चीजें हम करवाएंगे और उसमें क्या फाइंडिंग आएगा, तो क्या क्या हो सकता है ना? जी सर HRT का मतलब CT स्कैन होगा। हाई HRCT, रेजोल्यूशन। हाई रिजोनेंस, हाई रिजोनेंस। हिदायतुल्लाह बोला क्या कि CT स्कैन सर। HRCT का मतलब होता है हाई रिजोनेंस CTS, या CT का भी फुल फॉर्म क्या है? HRCT अगर बोले या सिर्फ CT, अगर CT स्कैन बोलते तो क्या होता है कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग। जी सर। इन्वेस्टिगेशन मैंने नहीं बताया था इसमें, वो इन्वेस्टिगेशन था आपको सबियानाज अपने हैंड भी रेज किया, फिर उसके बाद दो बार आप चैट में सर कर रही है, लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं सबियानाज, बताइए। सबियानाज, सबियानाज, सर वो लाइन पर नहीं है, खाना बना रही है किचन में। आपको कैसे पता कि किचन में खाना बना रही है? बहस करने का जो जवाब नहीं सब लड़की का इंफॉर्मेशन रखते हैं। बहस करने का जगह नहीं है। अरे नहीं, ये आपस गलत में सोच है। इंफॉर्मेशन की मतलब नहीं है, जो जवाब नहीं मेरे देगा। सर बकने बोल का रहे हैं टाइम इतना है। भूख रहा। अरे मेरे बोलने का टाइम है, तुम लोग कम बोलो, जिससे पूछे जितना उतना ही जवाब दो। किसी पे भी एक दूसरे पे कमेंट करने लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक इन्वेस्टिगेशन नहीं बताया था जो इम्पोर्टेंट था, प्लूरल फ्लूइड का ग्राम स्टेनिंग एंड AFB, ग्राम स्टेनिंग एंड AFB, एसिड फास्ट बेसिलाइन। ग्राम स्टेनिंग एंड AFB भी कराते हैं प्लूरल फ्लूइड का। बेसिकली ये ट्यूबरकुलोसिस को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। बेसिकली ये ट्यूबरकुलोसिस को रूल आउट करने के लिए किया जाता है, ग्राम स्टेनिंग एंड AFB। ओके, इसके अलावा अब क्या कहते हैं, चूंकि पहले ये टेस्ट नहीं होता था, अब क्या कहते हैं, चूंकि इतने ज्यादा MDR ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के केस बढ़ गए हैं कि every pleural effusion which you suspect according to the other investigation कि this is the tuberculosis, tubercular pleural effusion, तो वैसी सूरत में हम इसका CBNAT, प्लूरल फ्लूइड का CBNAT, CBNAT करवाते हैं, या फिर कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ ATT करवाते हैं। मेनली सेंसिटिविटी टेस्ट ऑफ ATT करवाते हैं। इसमें हम मोस्टली क्या हमें देखना होता है कि कौन कौन सी ड्रग्स का रेजिस्टेंस है या फिर किसी ड्रग्स का रेजिस्टेंस नहीं है। तो CBNAT
या फिर प्लूरल फ्लूइड का सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं इफ ट्यूबरकुलोसिस इज कंफर्म। ओके, अब हम बात करते हैं प्लूरल फ्लूइड के आगे पारानिमोनिक इफ्यूजन। पारानिमोनिक इफ्यूजन। हेलो, जी सर। प्लूरल फ्लूइड के आगे हम बात करते हैं पारानिमोनिक इफ्यूजन। ठीक है, जी तो कोई मुझे बताएगा पारानिमोनिक इफ्यूजन किसे कहते हैं? एनीवन? सर, पैरानिमोनिक इफ्यूजन जो है ये मतलब जैसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन हुआ उसके या पेरिकार्डियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से जो है से मतलब प्लूरल इफ्यूजन होता है जिस या फिर निमोनिया की वजह से जो है प्लूरल इफ्यूजन हुआ, इसको पैरानिमोनिक मतलब इफ्यूजन कहते हैं। ओके, जस्ट सुनिए, थोड़ा सा लास्ट का आपका ओवरऑल ठीक था, अदरवाइज पारानिमोनिक इफ्यूजन जो है बेसिकली प्लूरल इफ्यूजन होता है जो कि एसोसिएटेड होता है अमूमनतः बैक्टीरियल निमोनिया, अमूमनतः बैक्टीरियल निमोनिया या फिर बैक्टीरियल निमोनिया या फिर लंग्स एब्सेस और ब्रोंकिटियासिस से, जो कि अमूमनतः एसोसिएटेड होता है निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया या फिर लंग्स एब्सेस और ब्रोंकिटियासिस से, जो कि एक तरह का कॉम्प्लिकेटेड इफ्यूजन है, प्लूरल इफ्यूजन है, जो कि एक तरह का कॉम्प्लिकेटेड प्लूरल इफ्यूजन है। और ये अमूमनतः डायरेक्टली दवाओं यानी मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट नहीं होता है। इसके लिए हमको या तो आईसीटी डालना पड़ता है, या तो आईसीटी डालना होता है, या फिर थोरैकोस्टोमी करना होता है, या तो आईसीटी डालना होता है या फिर थोरैकोस्टोमी करना होता है। इसलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड पारानिमोनिक इफ्यूजन भी कहा जाता है, इसीलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड पारानिमोनिक इफ्यूजन भी कहा जाता है। ओके, लिख लिया सबने या लिखा? सर लिख लिए। लिखा दीजिए। Paranymonic effusion is the condition when pleural effusion associated with the paranymonic effusion is the condition when pleural effusion associated with the bacterial pneumonia or lung sepsis or bronchiectasis. Mostly it is the complicated form. Mostly it is the complicated form of pleural effusion. Mostly it is the complicated form of pleural effusion. So for treatment, it has needed ICT drainage or thoracotomy for their resolution. Okay. जी सर। एक चीज और होती है जो कि एक डिफरेंट डिजीज भी है,
लेकिन उसमें भी अक्यूमुलेशन ही होता है, फ्लूइड का ही अक्यूमुलेशन होता है, जिसको कहा जाता है इम्पाइमा। इम्पाइमा क्या होता है? इम्पाइमा सर इम्पाइमा जो है एक्यूमुलेशन ऑफ मतलब कि जो है एक्सुडेट इन प्लूरल मतलब कैविटी या प्लूरल डिजीज। पाइमा, पाइमा accumulation of the pus in pleural cavity, जी accumulation of the वही एक्सुडेट बोल दिए सर। pus in pleural cavity। काशिफ रजा, क्या क्वेश्चन है आपका? काशिफ रजा, सर क्वेश्चन नहीं है, वही बता रहे थे इम्पाइमा कलेक्शन ऑफ पस होता है। इम्पाइमा एक कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि प्लूरल कैविटी में कलेक्शन ऑफ पस हो जाता है, और जब पस है तो वैसी सूरत में भी क्या करना होता है? एक तो सबसे पहले उसको ड्रेन करने का उपाय करना होता है, क्योंकि दवाओं से अगर सुखा सकते हैं, लेकिन अगर मैसिव है तो फिर वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, और फिर वो पिलरेसी भी कॉज कर सकता है और पिलराइटिस भी कॉज कर सकता है। इसके लिए इसको जो है इसमें भी आईसीटी या थोरैकोटोमी करना पड़ता है, इसमें भी आईसीटी ड्रेनेज या थोरैकोटोमी करना होता है, और उस पस का फिर ग्राम स्टेन कराते हैं एंड कल्चर सेंसिटिविटी करवा के एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक का सिलेक्शन करते हैं। उस पस का भी हम ग्राम स्टेन एंड कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं, फिर हम जो आईसीटी ड्रेनेज के जरिए या थोरैकोटोमी के जरिए हमने पस का कलेक्शन किया, उसका ग्राम स्टेन एंड कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं, फिर अकॉर्डिंगली एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है? हेलो सर जी एक मिनट दो। हाँ जी, अच्छा, ठीक। हाँ, तो अब हम ये जानेंगे कि थोरैकोसेंटेसिस कैसे किया जाएगा। थोरैकोसेंटेसिस कैसे किया जाएगा, ठीक है? किसी को आइडिया है? किसी ने इससे पहले थोरैकोसेंटेसिस किया है? किसी ने? कोई हॉस्पिटल वगैरह में काम करता है, शायद किया हो। एनीवन हैव आइडिया? सर जो नहीं किए हम। नहीं सर, अबुल कैश कैश, भाई किए होंगे उसको, लेकिन वर्ड पता। अबुल कैश, अबुल कैश गायब हो गया लड़का। चल सर जी सर। बताओ, हेलो। थोरैकोसेंटेसिस कैसे करेंगे और क्या क्या प्रिकॉशन का ध्यान रखना होता है? थ्रोट का सर। हेलो हाँ हाँ, फ्लूइड का। हेलो हाँ, हेलो हेलो, सर प्लूरल। हेलो हाँ, प्लूरल फ्लूइड का। प्लूरल फ्लूइड सर, निकालेंगे का उसका सर सेल प्रोटीन शुगर टेस्ट कराएंगे सर। आऊंगा बहुत। मैं निकालने का तरीका पूछ रहा हूँ, निकालने का जो प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उसको थोरैकोसेंटेसिस कहा जाता है। थोरैकोसेंटेसिस प्लूरल फ्लूइड को एस्पिरेट करने का जो निकालने का प्रोसीजर होता है, उसको थोरैकोसेंटेसिस कहा जाता है। और मुझे ये तुमसे जानना है, स्पेशली तुमसे, कि किस तरह से निकाला जाएगा, और दूसरी चीज क्या क्या प्रिकॉशन रखना होता है हमें। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन सर, प्रिस्क्रिप्शन जैलो के रखना पड़ता है सर, और इसके बाद जो है तो कैनुला रखना पड़ता है। प्रिकॉशन का मतलब समझता है? जी सर, जो एडवाइस जो
नहीं, वो तो प्रिस्क्रिप्शन होता प्रिस्क्रिप्शन है। है। बचाओ। प्रिकॉशन क्या क्या सावधानियां रखनी है हमें Precaution। निकालते समय, क्या क्या सावधानियां रखनी है हमें निकालने के लिए फ्लूइड जो तैयार रहना है, क्या क्या चीज लेके, वही ना सर बोल रहे क्या हैं। क्या सावधानियां रखनी है पिलरल फ्लूइड निकालने के दौरान। सपोज करो तुम सर रोड पे बाइक चलाते हो, तुम्हें सावधानी के लिए जैसे सर उसमें निकालेंगे, ग्लव्स लगाएंगे, पहले हाथ में सर, मुंह में मास्क लगाएंगे, सामान जो जितना सामान है उसको पहले स्टेरिलाइज करेंगे, जो जिससे निकालेंगे उससे। और कोई कुछ ऐड कर सकता है? जी सर, मैं निकाल जो सामान है, जो आटी है, माने जैलोकिन ने सारा कॉटन जो गज सारा चीज को सर सामान स्टेरिलाइज करके बाद कैनुला रहता है, लेकिन जो वर्टिब्रा से बैक से सर निकालते हैं इस नीडल, उसका 18 नंबर नीडल आता है सर। पल्स, ब्रीदिंग और ब्लड प्रेशर को भी चेक करना होगा सर, उस पर वॉच करना होगा। तो वो तो सब पहले ही सब चेक करके, ब्लड प्रेशर ये सब पहले चेक करके ओके रहेगा, इसके बाद सर निकालेंगे। इसके बाद अगर सांस या फिर ब्लड क्या आ रहा है वो भी चेक करना होगा। इन्फेक्शन का भी चांस ज्यादा रहता है, उसका भी प्रिकॉशन करना होगा। ओके, एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी? एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जिसको भी जो चीज आवे वो जवाब दे, ताकि फिर जब मैं बताऊं तो वो उसके दिमाग से ना निकले। एनीथिंग एल्स कोई ऐड करेगा इसमें? किसी को और कुछ पता है? चलो अब सुनो, क्या क्या करना, कैसे निकालना है, क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज पिलरल फ्लूइड यानी निकालने का जो प्रोसीजर है उसका नाम क्या है? थोरैकोसेंटेसिस या पिलरल टैपिंग कहा जाता है, या पिलरल टैपिंग कहा जाता है। ये दो तरह का होता है, एक होता है डायग्नोस्टिक और दूसरा होता है थेरेप्यूटिक। एक होता है डायग्नोस्टिक और दूसरा होता है थेरेप्यूटिक। डायग्नोस्टिक में क्या कहते हैं कि फ्यू ml ऑफ फ्लूइड निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्यू ml ऑफ फ्लूइड निकालते हैं, यानी 5 ml, 10 ml या 20 ml, उससे ज्यादा नहीं निकालते हैं। जबकि थेरेप्यूटिक में नियर अबाउट 500 ml और above, नियर अबाउट 500 ml और above निकालते हैं, till the BP and other hemodynamic status will support, till the blood pressure and other hemodynamical status will support near about 500 ml और above fluid remove करते हैं। ओके, जैसे ही कट जाता है तो प्लीज आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, चूंकि कुछ टाइम का और है, लगेगा मुझे लगता है, क्योंकि 5 मिनट ही बचा हुआ है। अब हमें पिलरल इफ्यूजन निकालना है। निकालने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है पेशेंट प्रिपरेशन, दूसरी चीज है आपको इक्विपमेंट प्रिपरेशन। पहली चीज क्या है? पेशेंट प्रिपरेशन। दूसरी चीज क्या है? इक्विपमेंट प्रिपरेशन। तो पेशेंट प्रिपरेशन में क्या क्या करेंगे? पेशेंट प्रिपरेशन में सबसे पहले पेशेंट का वाइटल्स एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले पेशेंट का वाइटल एग्जामिन करेंगे। वाइटल्स में स्पेशली रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर। अमूमन ज्यादातर केसों में क्या होता है कि SpO2 थोड़ा घटा ही हुआ या लोअर नॉर्मल साइड पे रहता है। SpO2 अमूमनतः थोड़ा घटा हुआ या लोअर नॉर्मल साइड पे रहता है। तो SpO2 हमेशा हमारा पिलरल इफ्यूजन टैप करने के बाद बढ़ेगा। तो SpO2 का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मेनली रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर। चूंकि प्रोटीन लॉस होता है फ्लूइड के साथ, प्लस फ्लूइड भी एक वॉल्यूम है, तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और मरीज हाइपोवोल्मिक शॉक में जाने के
चांसेस ज्यादा होते हैं, चांस इसलिए हमें ब्लड प्रेशर और रिस्पिरेटरी रेट का ध्यान रखना होता है। थर्ड थिंग कि मरीज को साइकोलॉजिकल एश्योरेंस देना होता है। मरीज को साइकोलॉजिकल एश्योरेंस देना होता है कि ये कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, एक सुई चुभने जितना सिर्फ दर्द होगा, बाकी कोई दर्द नहीं होगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उल्टे जैसे जैसे कमता जाएगा वैसे वैसे आपका सांस में तकलीफ कमता जाएगा। तो मरीज को साइकोलॉजिकल एश्योरेंस देने की जरूरत होती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने की जरूरत होती है। थर्ड चीज, पेशेंट के प्रिपरेशन में जो पार्ट है हमारा, जो पार्ट है हमारा सर तो फ्लूइड जो निकालने के, हाँ बोलो। फ्लूइड निकालते हैं उसका पेशेंट को सांस फूलने लगता है जो, भाई अभी आगे पता चलेगा ना क्या क्या कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं, अभी आगे पता चलेगा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ठीक है। तो थर्ड थिंग क्या होती है पेशेंट प्रिपरेशन के साइट प्रिपरेशन। थर्ड थिंग होती है साइट प्रिपरेशन। साइट प्रिपरेशन में आप दो साइट से निकाल सकते हैं, या तो लैटरल साइड से निकाल सकते हैं या पोस्टीरियर साइड से निकाल सकते हैं। जिस साइड का आपको निकालना है, लेफ्ट और राइट, उसका या तो लैटरल साइड से निकालते हैं या फिर पोस्टीरियर साइड से निकालते हैं। अगर सुपाइन पोजीशन में लेटा के निकालते हैं, अगर सुपाइन पोजीशन में लेटा के निकालते हैं तो अमूमनतः लैटरल साइड से निकालते हैं। वहीं अगर बैठा करके निकालते हैं तो अमूमनतः पोस्टीरियर या फिर पोस्टेरो लैटरल बॉर्डर से निकालते हैं। पोस्टीरियर या पोस्टेरो लैटरल बॉर्डर से निकालते हैं। तीसरी चीज साइट क्या होगा, तो साइट अगर पोस्टीरियर हमने लिया है तो पोस्टीरियर में 5th to 7th इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लाइन ऑफ एस्केपुलर लाइन। एस्केपुला का जो लोअर एंगल लाइन है वहां से उसी के स्ट्रेट में नीचे की तरफ 5th to 7th इंटरकोस्टल स्पेस, चाहे वो 5th पे ले ले, 6th पे ले ले, 7th पे ले ले, डिपेंड अपॉन द फ्लूइड लेवल अकॉर्डिंग टू योर एक्सरे। डिपेंड अपॉन द फ्लूइड लेवल अकॉर्डिंग टू योर एक्सरे, क्योंकि फिर समटाइम 8 तक भी जाते हैं। अगर बहुत कम फ्लूइड है और डायग्नोस्टिक निकालना है तो समटाइम 8 तक भी जाते हैं पोस्टीरियर में, चूंकि 8th के बाद जो है 9th इंटरकोस्टल स्पेस से हमारा पोस्टीरियर में लीवर एरिया शुरू हो जाता है, ठीक है। सो वहीं अगर